नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खालिस्तानियों को नहीं दिया वीजा तो कनाडा ने झाड़ी बकवास, भारत ने 2 मिनट में निकाली हेकड़ी। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है भारत, मिला 3 और देशों का साथ, अगले हफ्ते होगी अग्नि परीक्षा। खबर में आगे जिक्र होगा कि सऊदी अरब जा रही इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में आपात लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते लिया गया फैसला। आगे आपको बताएंगे कि चीन को ब्लैकमेल कर रहा पाकिस्तान, भड़के ड्रैगन ने दिए दोस्ती तोड़ने के संकेत। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम, सोमवार को लोकसभा में पेश होगा बिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को नहीं किया लाइक तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खालिस्तानियों को नहीं दिया वीजा तो कनाडा ने झाड़ी बकवास, भारत ने 2 मिनट में निकाल दी हेकड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक बार फिर कनाडा ने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई मीडिया की उन रिपोर्टों पर टिप्पणी की जिनमें आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली ने कनाडाई खालिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। ये भारत को बदनाम करने के लिए कनाडाई मीडिया के दुष्प्रचार अभियान का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों की रक्षा उन लोगों से करने का वैध अधिकार है जो देश की अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीयों को वीजा देना हमारा संप्रभु कार्य है और हमें उन लोगों को वीजा देने से इनकार करने का वैध अधिकार है जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है भारत, मिला 3 और देशों का साथ, अगले हफ्ते होगी अग्नि परीक्षा। जहां दोस्तों, धुर विरोधी भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने है। इस बार लड़ाई सेनाओं की नहीं, व्यापारिक है और चीन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। भारत ने भी कमर कस रखी है और उसे 3 और देशों का साथ भी मिल गया है। अब 16 और 17 दिसंबर को अग्नि परीक्षा होनी है। विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि अगर चीन में अपने मंसूबे में सफल हो गया तो ये भारत के व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे आने वाले समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल चीन के नेतृत्व में निवेश सुविधा विकास समझौते को अब तक विश्व व्यापार संगठन में 166 में से 128 देशों का समर्थन मिल चुका है। फिलहाल भारत मजबूती से इसके विरोध में खड़ा है और उसे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की का भी साथ मिला है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिनेवा में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली WTO जनरल काउंसिलिंग की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सऊदी अरब जा रही इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में आपात लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी के चलते लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को नई दिल्ली में से सऊदी अरब के जेद्दा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। मेडिकल इमरजेंसी के चलते पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आपात लैंडिंग हुई। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से जुड़े लोगों ने बताया कि विमान ने नई दिल्ली से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जब विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में था तभी विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए विमान के पायलट ने कराची एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऑक्सीजन देने के बाद भी यात्री की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को मानवीय आधार पर लैंडिंग की अनुमति दे दी। इस दौरान एयरपोर्ट एक मेडिकल इमरजेंसी टीम मौजूद रही जिसने विमान की आपात लैंडिंग के तुरंत बाद यात्री का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद विमान की आपात स्थिति में कराची में ही लैंडिंग कराई गई। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार जिस यात्री की तबीयत बिगड़ी उनकी उम्र 55 साल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इलाज मिलने के बाद जब यात्री की तबीयत में सुधार हुआ तो उसके बाद विमान ने कराची एयरपोर्ट से वापस नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को ब्लैकमेल कर रहा पाकिस्तान, भड़के ड्रैगन ने दिए दोस्ती तोड़ने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान हर बात पर चीन चीन कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, वहीं पाकिस्तान अब अपने भाई चीन को ब्लैकमेल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच ग्वादर पोर्ट और परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को लेकर विवाद हो गया है। पाकिस्तान चीन से परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता मांग रहा है जो चीन उसे नहीं दे रहा है। तो अब पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाने का एक नया तरीका निकाल लिया है। पाकिस्तान ने चीन को इसके लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान ने चीन से अब कहना शुरू कर दिया है कि अगर ग्वादर पोर्ट चाहिए तो परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की क्षमता देनी होगी। इस पर चीन भड़क गया है। इसे लेकर चीन ने अब ग्वादर पोर्ट पर
पर दोनों देशों के बीच बातचीत को ही बंद कर दिया है। पाकिस्तान मामलों को कवर करने वाली ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इस खबर को प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की चीन के साथ पोर्ट पर बातचीत रुक गई है और ये ऐसे समय पर रुकी है जब दोनों देश इसे लेकर तनाव चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम, सोमवार को लोकसभा में पेश होगा बिल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में द यूनियन टेरिटरीज बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल 100 और 29 पेश करेंगे। सरकार का उद्देश्य देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना है। ये बिल एक देश एक चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम है जिसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन की जरूरत होगी। गुरुवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिलों को मंजूरी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के आसमान में रहस्यमय ड्रोन, बाइडेन सरकार पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, मार गिराने का दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाले रहस्यमय ड्रोन को मार गिराने का निर्देश दिया है। रहस्यमय ड्रोन सबसे पहले न्यू जर्सी में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद से अब इस प्रकार के ड्रोन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार और व्हाइट हाउस ने अब तक यही कहा है कि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ना ही इसमें किसी विदेशी हाथ होने का कोई सबूत है, लेकिन फिर भी रहस्यमय ड्रोन का दिखना जांच का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, यूपी में लुढ़का पारा, शीतलहर पर IMD ने कर दिया अलर्ट। जी दोस्तों, कश्मीर के मैदानी इलाके लगातार शुष्क दौर से गुजर रहे थे, लेकिन गुरुवार को निचले इलाकों में पहली बर्फबारी हुई। साथ ही हिमाचल के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि उत्तर भारत में सर्दी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। दिल्ली यूपी में शीतलहर काफ़ी तेज चल रही है। धूप निकलने के बावजूद ठंड काफ़ी हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का दौर चल रहा है। इन राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों की तरफ से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शीतलहर जैसी स्थिति रही है और न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले भी 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। बृहस्पतिवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे 3 वर्षों के दौरान दिसंबर में बृहस्पतिवार की सुबह अब तक सबसे अधिक ठंड रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आयुष्मान भारत में 3,42,000 से ज्यादा फर्जीवाड़े के मामले, 56,000 फर्जी सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पिछले 5 वर्षों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना में इस साल 10 सितंबर तक 3,42,988 फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें गैर जरूरी या फिर फर्जी सर्जरी भी शामिल है। दौसा से सांसद मुरारी लाल मीणा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 तक योजना के तहत दर्ज किए कुल फर्जीवाड़े के मामले में 2,86,771 फर्जीवाड़े के मामले मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े हैं, जबकि 56,217 मामले सर्जरी से संबंधित हैं, जिसमें या तो मरीज की गैर जरूरी सर्जरी की गई है या फिर बिना सर्जरी किए कागजों पर अस्पताल की ओर से सर्जरी दिखा दी गई और फर्जीवाड़ा किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की तैयारी, मिलेगा टेली ICU, PGI में बैठे विशेषज्ञ करेंगे इलाज। जी दोस्तों, महाकुंभ में पहली बार टेली ICU की सुविधा मिलेगी। गंभीर होने की स्थिति में मरीजों का PGI में बैठे विशेषज्ञ इलाज करेंगे। महाकुंभ स्थल पर बने अस्पताल में 10 बेड टेली ICU के लिए आरक्षित होंगे। महाकुंभ में 6,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था विभाग कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज में PM मोदी ने किया 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ रेलवे स्टेशन भी होंगे अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5,500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के साथ साथ ROB फ्लाईओवर, सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रमुख परियोजनाएं सम्मिलित रहीं। इसके अतिरिक्त स्थायी घाटों, रिवर फ्रंट, सीवरेज, पेयजल सुविधाओं के साथ विद्युत आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से न सिर्फ श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, बल्कि प्रयागवासी महाकुंभ के बाद इन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह परियोजनाएं प्रयागराज को प्रगति की नई दिशा दिखाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। PM मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ने 5 साल में बनाया रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई
महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का विशेष फोकस देश के उन हिस्सों में रहा है जहां पर दशकों से लोगों का जीवन कठिन रहा है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कई योजनाएं चलाई हैं। इस बीच 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई है। इस योजना के लॉन्च होने के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदली है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में पानी पहुंच रहा है। सीधे नल से जल पहुंचने से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इस योजना को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिसर्च की गई थी जिसके आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना ने गाड़ा खूटा तो झुकी चीनी सेना। पीएलए देपसांग से हटाई 3 सैन्य चौकियां और 20 किलोमीटर पीछे हटी। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के 50,000 सैनिकों की दृढ़ता का नतीजा अब आने लगा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद से ही भारतीय सेना के ये वीर जवान भीषण सर्दी में भी चीन की आंख में आंख डालकर खड़े हैं। भारतीय सेना के साहस का नतीजा आने लगा है और चीन को देपसांग सेक्टर में अपने सैनिकों को हटाना पड़ रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत और चीन में समझौते के बाद देपसांग सेक्टर के वाई जंक्शन में चीन की सेना ने अपनी 3 चौकियों को नष्ट कर दिया है। चीनी सेना करीब 20 किलोमीटर पीछे हटी है और इससे भारतीय सैनिकों ने अब आसानी से इस इलाके में गश्ती लगाना शुरू कर दिया है। चीन ने अब अपनी इन सैन्य चौकियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया है। इससे पहले चीन ने भारतीय सैनिकों को इस इलाके में गश्त लगाने से रोक दिया था और सैन्य ढांचों को मजबूत किया था। चीन ने जिन नई सैन्य चौकियों को बनाया है वो विवादित इलाकों से दूर है। यही नहीं, पीएलए की ये सैन्य चौकियां अल्पकालिक प्रकृति की हैं। चीन सेना पहले की स्थिति से करीब 20 किलोमीटर पीछे गई है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें अक्टूबर महीने में ली गई हैं और इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि चीन ने अपनी सेना को पीछे किया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच डेमचौक और देपसांग के मैदानी इलाकों में गश्ती के लिए समझौता हुआ था ताकि LAC पर तनाव को कम किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं मगर सब उन पर ही निर्भर है। जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टूक। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे और आतंक मुक्त संबंध चाहता है। हालांकि अगर वो अपने पिछले व्यवहार को नहीं बदलता है तो द्विपक्षीय संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में पाकिस्तान द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के कारण व्यापार के संबंधों में रुकावट आई है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के मामले में किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं मगर किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह हम आतंकवादियों से मुक्त संबंध भी रखना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार का यही रुख रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान पर अब निर्भर है वो ये दिखाए कि अपना पिछला व्यवहार बदल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए इस मामले में गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। बता दें, केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सैनिकों के पीछे हटने का अंतिम समझौता देपसांग और डेमचौक से संबंधित था और उन्होंने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रमों पर अपने विस्तृत बयान में इसका जिक्र किया था। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि समझौते के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में सभी गश्ती बिंदुओं पर जाएंगे और पूर्व की ओर की सीमा तक जाएंगे जहां भारत की गश्त की सीमा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन पर फिर बरसेगी हेजल हाइपरसोनिक मिसाइल। पुतिन दाग सकते हैं अपना महाविनाशकारी हथियार, एक्सपर्ट्स ने किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ बीते 34 महीने से जारी जंग में रूसी फौज ज़्यादा आक्रामक रवैया अपना सकती है। खासतौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की कोशिश के तहत व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर ऑरेस्निक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व उपस्थायी प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटिन डोलगोव ने दावा किया है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा था कि रूस जल्द ही एक और ऑरेस्निक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल रूस का खतरनाक हथियार
हथियार है जिसे हेजल नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टेंटिन डोलगोव का मानना है कि रूस को लगता है कि यूक्रेन पर दागी गई पहली मिसाइल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए काफ़ी नहीं रही। डोलगोव ने पेंटागन के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि ओरेस्निक मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी हथियार दुश्मन को नष्ट करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये भी एक ऐसा ही हथियार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जैश के नेटवर्क पर एनआईए के शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापेमारी, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि युवाओं में कट्टरता बढ़ाकर उन्हें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जोड़ने की साजिश के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने इस दौरान बड़े पैमाने पर दस्तावेज, मोबाइल, पेन ड्राइव, सीडी और हार्ड डिस्क बरामद करने का दावा किया है। एनआईए ने इस मामले में अक्टूबर में एफआईआर दर्ज कर शेख सुल्तान सलाउद्दीन अयूब को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में रियासी, बडगाम, अनंतनाग और बरमूला जिलों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को विभिन्न राज्यों में फैले अयूबी के करीबियों के यहां तलाशी ली गई। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अयूबी असम के गोलपाड़ा का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर वहीं से आतंकी फंडिंग और युवाओं को कट्टर बनाने का काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी इस दौरान किया। प्रधानमंत्री ने संगम नोच पर पूजा अर्चना की। अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन भी पीएम मोदी ने किए और इसके साथ ही पीएम ने कुंभ सहायक चैटबॉट का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों को बधाई देता हूं। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई पर स्थापित करेगा। यदि मुझे एक वाक्य में इस महाकुंभ का वर्णन करना हो तो मैं कहूँगा कि ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं आप सभी को इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे नदी में बिना उपचार वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रोक पाना सुनिश्चित होगा। पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव, ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी, 52 सम्मेलनों का बना प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल को अपनाते हुए ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। ओबीसी और इसकी 52 उपजातियों को अपने पाले में कर बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी अपने पक्ष में कर ली थी। अब वही रणनीति दिल्ली में लागू की जा रही है। पार्टी ने 11 दिसंबर से ओबीसी समुदाय और उसकी उपजातियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा 52 बड़े सम्मेलनों का भी आयोजन करने की योजना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों का समर्थन कमजोर पड़ने से बीजेपी सतर्क हो गई है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में ओबीसी जातियों के 44% वोट बीजेपी को मिले थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 29% कम थे। वहीं कांग्रेस ने 51% ओबीसी वोट हासिल कर बढ़त बनाई थी। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ओबीसी जातियों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। पार्टी ने मराठा ध्रुवीकरण के मुकाबले पिछड़ी जातियों को संगठित किया और राजनीतिक स्तर पर प्रयास तेज किए। इन प्रयासों का असर यह हुआ कि करीब 38% पिछड़ी जातियों ने बीजेपी और उसके गठबंधन का समर्थन किया। इन सफलताओं से उत्साहित होकर पार्टी अब दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले को लागू करने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी राहत, 4G नेटवर्क से जुड़े भारत के 95% गाँव, केंद्र सरकार ने जारी किया यह आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंच गई है और 6,44,131 गाँव में से लगभग 6,22,840
140 गाँव में मोबाइल कवरेज है और इनमें से 6,14,564 गांव 4G मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी सरकार द्वारा गुरुवार को संसद में दी गई। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 4,543 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के रूप में पहचाना गया था और इनमें से 1136 PVTG बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ कवर किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत चीन के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, संसद में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की तरफ से पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि समझौते के तहत भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में पूर्व की सीमा तक सभी पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाएंगे। मनीष तिवारी ने 2023 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों सम्मेलन में एक IPS अधिकारी की तरफ से पेश किए गए सवालों के आधार पर संसद में सवाल पूछा था। तिवारी ने सवाल पूछा था कि जो 26 गश्त पॉइंट पर गश्त आसान नहीं था,